हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक और नए जीएस के प्रैक्टिस सेट में एक और फिर से स्वागत है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। और जो लोग पहली बार आए उन्हें बता दें, हम इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और उससे अप्रोक्स पहले हम 33 प्रैक्टिस सेट पहले भी कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं दोस्तों, स्टैटिक और जी के दोनों पोर्शन से संबंधित हैं। लेकिन जो पहले हमने किए हैं वो जीएस पोर्शन से संबंधित थे, तो उनको आप मेरे हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस हैं जीएस का जो पोर्शन है इन क्लासेस में, वो उनके बाद का ही है। और ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, आप ज़्यादा 20 से 25 मिनट की क्लासेस होंगी पहली वाली, उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप बता दें, देख देख पा रहे हैं आप इसमें स्टैटिक जी के, राज व्यवस्था, इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था, इन सभी पोर्शंस की बात करते हैं हम इस एक क्लास में। आइए पहले प्रश्न की बात कर लें। और हाँ, इससे पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार आए हैं या जो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? माइबा, चोलोम, रास, पेरंग, परेंग। तो जो शास्त्रीय नृत्य का मर्दाना पहलू है उसे जाना जाता है, चोलोम के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। और जो नृत्य मणिपुरी त्यौहार लाई हरोबा है, जो उत्सव के रूप के दौरान किया जाता है। ये लाई हरोबा, यह त्यौहार मतई समुदाय द्वारा किया जाता है। मैतेई जो समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है ये त्यौहार। आइए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठुमरी संगीत। ठुमरी संगीत से रिलेटेड प्रश्न है ये। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, सत्रिय, कथकली या कथक? ठुमरी नृत्य दोस्तों कथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है। ठुमरी नृत्य यह शास्त्रीय नृत्य संगीत का गायन शैली है। और माफ़ कीजिएगा, ठुमरी जो है यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। और ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस घराना है, लखनऊ घराना है और पटियाला घराना है। शोभा गुट्टर की बात कर लें तो इसका मूल नाम भानुमती सिरोडकर है। इन्हें ठुमरिया की रानी भी कहते हैं। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 द्वारा पद्म भूषण तथा वर्ष 2002 में प्रदान किया गया था इसे। संगीत नाटक अकादमी 1987 में मिला था और 2002 में मिला था इन्हें पद्म भूषण। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति की बात करें तो बेगम अख्तर और प्रभा अत्रे, गोहर जान, और ये सभी ठुमरी से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 3। हरशंकर भट्टाचार्य ये किसके उस्ताद थे, अर्थात ये क्या सिखाते थे? तो सारंगी सिखाते थे, संतूर सिखाते थे, सितार या फिर वायलिन? तो ये क्या सिखाया करते थे? तो ये सी ऑप्शन सही है, सितार सिखाया करते थे। ये सितार के उस्ताद हैं। इनके बारे में कुछ जानते हैं। अन्य प्रमुख सितार वादकों की बात कर लें तो उस उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, ये है विलायत खान, वेद हसन, वंदे हसन, इन ये सभी प्रमुख सितार वादक हैं। संतूर वादकों की बात कर लें तो भजन सोपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी प्रसिद्ध हैं दोस्तों संतूर वादक के रूप में। सारंगी वादकों की बात कर लें तो शकूर खान, पंडित रामनारायण, और वायलिन वादकों की बात कर लें तो MS गोपाल कृष्णन और TN कृष्णन। और इन सभी पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का टैग जरूर लगा लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं तो प्रश्न नंबर 4 है, मामे खान ये एक भारतीय पार्श्व तथा लोक गायक हैं। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, केरल के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं? तो ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। मामे खान राजस्थान के भारतीय पार्श्व गायक और लोक गायक हैं। यह सूफी शैलियों के गायक हैं।
इनकी पहली एल्बम मामे खां डेजर्ट से डेजर्ट सेशंस 2015 में जारी की गई थी। इनकी जो पहली जो एल्बम थी उसका नाम था मावे खां डेजर्ट सेशंस, जो कि 2015 में रिलीज़ की गई थी। प्रश्न नंबर 5, ये है नूरा सिस्टर्स। नूरा सिस्टर्स जो है, इनका आपने रिसेंटली गाना भी सुना होगा, नूरा सिस्टर्स। भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा से के लिए प्रसिद्ध हुई हैं? कव्वाली, सूफी, गज़ल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय। ये प्रसिद्ध हैं सूफी के लिए। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। नूरन बहनें, जो कि ज्योति नूरन और सुल्ताना नूरन, ये दो हैं। इनका जो संबंध जालंधर पंजाब से की ये रहने वाली हैं। और नूरन सिस्टर की बात करें तो भारतीय संगीत की जो पंजाबी इस्लामी शैली है, जिसे सूफ़ी कहते हैं, उससे प्रसिद्ध हुई हैं। पुरस्कारों की बात कर लें तो स्क्रीन अवार्ड मिला है इन्हें, ग्रैमी अवार्ड 2015 में मिला था, और ये हाईवे मूवी के लिए मिला था। मूवी में पटाखा गुड्डी जो गाना है उसके लिए इन्हें मिला था। उम्मीद करते हैं सभी ने सुना होगा ये गाना। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पहले भौतिक डॉक्टर शांत स्वरूप भट्टाचार्य भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो M.N. शाह थे, K.S. कृष्णन थे, C.V. रमन या S. चंद्रशेखर। पहला जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता था वो K.S. कृष्णन जी ने जीता था। प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है 1958 में K.S. कृष्णन को दिया गया था। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है और इसमें 5 लाख की इनामी राशि दी जाती है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। उम्मीद करते हैं हर तरह के क्वेश्चंस की हमने बात कर ली है इनसे संबंधित। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो भानु अथैया थे, सत्यजीत रे थे, AR रहमान, रेसुल कुट्टी। तो पहला ऑस्कर दोस्तों मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, भानु अथैया जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इनकी डिटेल में बात करें तो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को वर्ष 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार दिया गया था। जो गांधी जी की कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी भानु अथैया जी ने की थी। और उसके लिए इन्हें ऑस्कर का अवार्ड मिला था, जो कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। भारतीय ऑस्कर विजेताओं की बात कर लें तो भानु अथैया जी को 1983 में मिला था, सत्यजीत रे को 1992 में मिला था, जो कि इन्हें भारत रत्न भी 1992 में ही मिला था। और रेसुल पुकुट्टी जी की बात करें तो 2009 में इन्हें मिला है, और AR रहमान को भी 2009 में ही मिला है, गुलजार जी को भी 2009 में मिला है। और कीर्तिकी गोंजाल्विस की बात करें और गुनीत मोंगा को 2023 में मिला है द एलिफेंट विस्पर्स, जो द एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिला है इन्हें। और MS कीरवानी और चंद्रबोस जो कि मिला है नाटू नाटू यानी ट्रिपल R जो मूवी है 2023 में इन्हें मिला है ऑस्कर इसके लिए। प्रश्न नंबर 8, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत में किस राज्य में से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो जो बस्तर दशहरा है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ये 10 दिवसीय मेला है। इस दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता। बस्तर के दशहरे का संबंध महिषासुर का वध करने के कारण देवी दुर्गा से संबंधित है। और इस दशहरे की अवधि 75 दिन होने के कारण दुनिया भर में इसे सबसे लंबा त्यौहार माना जाता है। यह दशहरा श्रावण अमावस्या के शुरू होकर
अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को पर समाप्त होता है जाकर। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात कर लें तो हरेली, पोला है, देवारी है जो कि दीपावली के नाम से है, और आदि। ये सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लें अगर, तो हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमान, सिख, बुद्ध, हिंदू। जो डोंगरी त्यौहार है वो हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश का ये प्रमुख त्यौहार है। आयोजन स्थल की बात कर लें तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह उत्सव भीम की पत्नी दानव देवी हिडिंबा के जन्मदिन के अवसर में मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव बसंत पंचमी के दिन आयोजित 3 दिवसीय त्यौहार है। इसे हिडिंबा देवी मेले के रूप में भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर में इसे गोपा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो मोरगोमकली, मंजरी, फड़, पिथौरा। मारगोमकली ये दोस्तों प्रमुख केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है। इसके बारे में देखते हैं आगे ऑप्शन में। मारगोमकली सीरियाई एशियाई के द्वारा की जाने वाली एक अनुष्ठान लोक कला है और इसमें दर्जन नर्तक जलते हुए दीपक के चारों ओर साधारण पारंपरिक सफ़ेद धोती पहने और पगड़ी पर मोर पंख लगाए नृत्य करते हैं। और फड़ चित्रकला जो है ये राजस्थान राज्य की लोक चित्रकला है। पिथौरा एक प्रकार की चित्रकला है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, अर्थात इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में माना जाता है। इसमें पशुओं, विशेषताओं, घोड़ों का चित्रण बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को डैश कहा जाता था? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन की हमने पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी क्लासेस में। तो चैत्यगृह कहा जाता था इसमें, ये हम जीएस में भी पढ़ चुके हैं पहले। स्तूप दोस्तों बात कर लें तो स्थापत्य कला के प्रमुख पदों की बात कर लें तो स्तूप है। पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए अर्धगोलाकार टीलेनुमा संरचना कहते हैं, इसे स्तूप कहते हैं। और बिहार में बात कर लें तो बौद्ध संगत का निवास स्थान यहीं पर है। प्रश्न नंबर 12, दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। डैश मंदिरों में से एक है। ये सभी जानते होंगे जैन लोगों का ये मंदिर है, जैन है दिलवाड़ा मंदिर, जैसा कि उसके नाम में भी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा या जैन तीर्थंकरों की संपत्ति जो समर्पित 5 मंदिरों का समूह है। यह मंदिर संगमरमर से निर्मित स्तंभों, छत, दरवाजों आदि की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13, एशियाई शेर का जो अंतिम शेष निवास स्थान है वो कौन सा है? कौन से जंगल हैं? गिरिवन, मिलाई वन, कोकरेल अंतरिक्ष वन या फिर बैकुंठपुर वन? तो एक ही है दोस्तों, गिरवनों की बात की जा रही है इसमें। एशियाई शेरों के लिए गिरवन यानी गुजरात में प्रसिद्ध है। और मलाई वनों की बात कर लें तो ये दोस्तों जोरहाट असम में स्थित हैं। और कोकरेल आरक्षित वनों की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और बैकुंठपुरम की बात कर लें, बैकुंठपुर वन की, तो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। और यदि अभी तक आप सेशन में बने हुए हैं क्लास में तो कृपया करके क्लास को लाइक किए बिना मत जाइएगा। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, आनंद, लखनऊ, पालमपुर? एक ही ऑप्शन दोस्तों, करनाल में स्थित है ये। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI की स्थापना 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल
माफ़ कीजिएगा, हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी। 1936 अर्थात इसका पुराना नाम जो था वो ये था, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। 1936 में इसका नाम बात कर लें तो इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट के रूप में इसे जाना जाने लगा। 1947 के बाद इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के रूप में जाना जाने लगा और 1955 में एनडीआरआई की स्थानांतरण करनाल हरियाणा में कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है? 15 जून, 22 जून, 28 जून या फिर 29 जून? जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है 29 जून को। आइए इस प्रश्न के की पॉइंट्स की बात कर लें। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2007 को मनाया गया था। सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन के में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश था? ग्रामीण बैंक, आरोहण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक या फिर विकास बैंक? तो ये था दोस्तों पहला जो क्षेत्रीय बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। हिंदुस्तान में 2 अक्टूबर 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी प्रथमा ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था, जिसकी प्राथमिक पूंजी 5 करोड़ थी और इसे उत्तर प्रदेश में के मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया था। विकास बैंक उस वित्तीय संस्थान को कहा जाता है जो लंबे समय तक चलने वाले तथा कम प्रतिलाभ देने वाले पूंजी निवेश के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। आइए प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के मध्य से भारत की मुख्य भूमि से साथ संपर्क प्रदान करता है? NW2 नेशनल ये है 2 है, 83 है और 10 है या फिर 15 है? तो इसकी बात कर लेते हैं। ये है नेशनल वाटरवे 2। NW की फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल वाटरवे है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरात हुआ धुबरी है, जो कि असम से सादिया असम के बीच लगभग 891 किलोमीटर दूरी को तय करता है। जलमार्ग 1 की बात कर लें तो गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता LK आडवाणी की आत्मकथा है? इनकी आत्मकथा है दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात हो रही है। और राजेंद्र सच्चर जी की बात करें तो एन परसुइट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी ये इनकी है। और APJ अब्दुल कलाम जी की बात कर लें तो विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ये इनकी बायोग्राफी है। और JB कृपलानी की बात कर लें तो माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। प्रश्न नंबर 19, आई एम नो मसीहा अभिनेता की पुस्तक है, आत्मकथा है अर्थात। सोनू सूद, सलमान खान, सोनू निगम, आमिर खान। इसका दोस्तों बच्चे को पता होगा, जो कोविड के टाइम पे इन्होंने काम किए हैं उनके बाद इन्होंने लिखी है आई एम नो मसीहा और ये बहुत अच्छी बात है। सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। और सोनू सूद द्वारा प्राप्त पुरस्कार की बात कर लें तो ADG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड यानी UNDP द्वारा इसे दिया गया है। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक सोनू सूद और मीना अय्यर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ओलंपिक ध्वज के छल्ले में कुल कितनी संख्या, अर्थात ओलंपिक जो ध्वज होता है उसके जो छल्ले की संख्या कुल कितनी होती है? 4, 3, 5, 7?
ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 5 होती है दोस्तों, यदि आपने देखा होगा तो इस तरह से होता है वो छल्ला, कुछ इस प्रकार होता है। ओलंपिक का जो छल्ला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ओलंपिक ध्वज में चित्रित 5 रिंग्स या छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला छल्ला दोस्तों यूरोप को दर्शाता है, पीला छल्ला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, और जो हरा है वो ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया को दर्शाता है, लाल अमेरिका को दर्शाता है। रिंग का डिजाइन पियरे डी कोबर्टिन ने, रिंग का डिजाइन है वो पियरे डी कोबर्टिन लोगों द्वारा वर्ष 1913 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत और बांग्लादेश है दोस्तों, और बांग्लादेश में रिसेंटली दोस्तों तख्ता पलट हुआ है, उसके बारे में भी हम एक क्लास लेकर आएंगे, पूरी डिटेल्स में सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे, उससे रिलेटेड भी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्रिकेट की एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसका आयोजन की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा कराया जाता है। आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों दुबई में है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। कुछ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम की बात कर लें तो मास्टर ब्लास्टर दोस्तों सचिन तेंदुलकर का नाम है, और लिटिल मास्टर दोस्तों सुनील गावस्कर का नाम है, और हरिकेन दोस्तों कपिल देव को कहा जाता है, और द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब युवराज सिंह को कहा जाता है। द वॉल या जम्मी की बात कर लें तो रविंद्र ये हैं राहुल द्रविड़। जंबो है दोस्तों अनिल कुंबले। ये कुछ उपनाम है दोस्तों, सभी जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं देश के, भारत के, उनकी जो उपनाम है उनके बारे में ये क्लास है। ये दोस्तों की पॉइंट्स दिए गए हैं। द टर्मिनेटर की बात कर लें तो हरभजन सिंह को कहा जाता है। तो बंगाल टाइगर दादा यानी सौरव गांगुली को कहा जाता है, और मुल्तान का सुल्तान या नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, और मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना है, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी है, और मिस्टर 360 दोस्तों एबी डिविलियर्स को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, किसने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने किस ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 एम्स्टर्डम में जीता था ये। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल मैच में नीदरलैंड को हराया था। भारत ने वर्ष 1928 में से वर्ष 1980 तक सर्वाधिक 8 बार हॉकी स्वर्ण जीता है, और भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे। उन्होंने यह पदक वर्ष 2008 में आयोजित बीजिंग ओलंपिक में जीता था। आइए प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 भी दोस्तों खेलों से ही संबंधित है। वॉलीबॉल के चौथे टेस्ट में किसने अंक होते हैं, अर्थात वॉलीबॉल का जो चौथा सेट होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 15, 8, 16, 25। तो 25 अंक होते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होती है, चौड़ाई 9 मीटर होती है। वॉलीबॉल खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल यानी संघ जो FIVB है द्वारा किया जाता है। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, और नोट की बात कर लें तो जो FIVB है इसकी बात कर लें फुल फॉर्म की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल इनकी फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 की देखते हैं। तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? 9, 11, 10, 8। 10 की बात की जा रही है। 10 ओवर तक फेंके जा सकते हैं एक दिवसीय क्रिकेट मैच में।
और ये हम 50 ओवर वाले क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। वर्तमान में एक दिवसीय मैच में एक टीम के लिए 50 ओवर निर्धारित किए गए हैं। एक T20 मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है। और 15वें की बात कर लें, माफ़ कीजिएगा कुछ मिसप्रिंट है, 25वां होना चाहिए ये। हाँ जी, 25वां प्रश्न है ये। भारत की योजना आयोग को वर्ष डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? 16, 18, 17, 15। नीति आयोग का गठन की बात कर लें दोस्तों, इसके आंसर की बात कर लें तो 2015 इसका आंसर है सही। और नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। वर्ष 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है और यह नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें तो सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन बेरी हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के CEO की बात कर लें तो VVR सुब्रमण्यम हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों सभी को पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को मद्रास में हुआ था। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे दोस्तों VV गिरी। VV गिरी जी के बारे में कुछ जानते हैं। VV गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति थे। VV गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। VV गिरी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्रह्मपुत्र में हुआ था और उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो इनमें से दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जी की बात की जा रही है। ये जो तीनों हैं ये तीनों बन चुके हैं भारत के उपराष्ट्रपति। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1998 को हुआ था और भारत वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये सियालकोट उसमें हुआ था। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 13 दिवसीय कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे ये। और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को तथा भारत जो पद्म विभूषण है उस दोनों से इन्हें सम्मानित किया गया था 1997 में। प्रश्न नंबर 29, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो आर्टिकल 74 की बात की जा रही है, अनुच्छेद 74 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें ये बताया गया है। आर्टिकल 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 60 की बात कर लें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है।
अनुच्छेद 148 की बात कर लें तो त्रियम जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर किया जाता है। तो इस प्रश्न के आंसर की बात कर लें तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी हैं, अर्थात उनकी जो प्रमुख भाषा थी जो जिसमें वो लिखा करते थे वो कौन सी थी, तो अरबी भाषा में उन्होंने ज़्यादातर कृतियाँ लिखी हैं। अलबरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा में का विद्वान था। अलबरूनी भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रथम जानकार के रूप में प्रसिद्ध था। अलबरूनी महमूद गजनबी का समकालीन था और अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों की अध्ययन किए थे। आइए प्रश्न नंबर 32 की बात कर लें। तो जफ़र खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफ़र खान दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। जफ़र खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, अर्थात ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उनके साम्राज्य पर मुगलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। और हाँ दोस्तों, जो लोग रेगुलर हैं उन्हें पता होगा कि हम डिटेल में कितना और किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम लास्ट क्लासेस में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में और जो ऑप्शंस थे उनके बारे में। और आइए प्रश्न नंबर 33 यानी 33 की बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन नंबर ए मुबारक शाह खिलजी द्वारा ये उपाधि ग्रहण की गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की बात कर लें तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने वर्ष 1317 ईस्वी में देवगिरी के पर विजय प्राप्त की थी और अमीर खुसरो द्वारा रचित नूर ए सिपेहर में मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 34 की बात कर लें, 34 की। तो निम्न में से कौन सा दस्तार बंदान कहा जाता था? दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? खान को, मलिक को, उलेमा को, सूफी संत को? तो उलेमा को कहा जाता था दस्तार बंदान। और आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। दस्तार बंदान का शाब्दिक अर्थ होता है पगड़ी धारण करने वाला। और सुल्तान जो सल्तनत काल में न्यायिक और धार्मिक पदों पर आसीन व्यक्तियों यानी उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान यानी पगड़ी धारण करने वाले भी कहते थे। प्रश्न नंबर 35, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम सही अनुक्रम है? इसका उत्तर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही है, जो परगान सरकार और सूबा। परगना, सरकार और सूबा एकदम सही है, आरोही क्रम में है। मध्यकालीन भारत के संबंध में कुछ फैक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। संपूर्ण साम्राज्य सूबा जो प्रांत है इसमें विभाजित था। प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों से विभाजित किया गया था और इन इकाइयों को सरकार कहते थे। प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था और परगना के अंतर्गत ग्राम आते थे। अतः परगना, सरकार और सूबा सही अनुक्रम है दोस्तों, छोटे से बड़ा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? कामेट, नंदा देवी,
अनाईमुड़ी, हाथी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर बी है नंदा देवी, जो है वो सबसे पास है, धौलागंगा के पास में है। नंदा देवी पर्वत चमोली उत्तराखंड में स्थित और है, और एक धौली गंगा नदी के समीप स्थित है। यह पर्वत श्री गंगा, जो ऋषि गंगा घाटी और गौरी गंगा घाटी के बीच स्थित है। कामेट पर्वत जास्कर जो है जास्कर पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। हाथी पर्वत या एलिफेंटा पीक उत्तराखंड के चमेली जिले में के बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है। उम्मीद करते हैं आप अभी तक सेशन में बने हुए होंगे प्रैक्टिस सेट में। और 37 क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है? मकालू है, मानसलू है, धौलागिरी है, या फिर कंचनजंगा है? बात कर रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में है कंचनजंगा। आइए इसके की पॉइंट्स या फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा भारत और नेपाल के सीमा को जोड़ता है। और मानसोल पर्वत को कोटांग भी कहते हैं। यह पर्वत नेपाल के गोरखा जिले में स्थित है। झारखंड की अस्मिता दोजरी वर्ष 2022 के नेपाल मानसोल पर्वत को बिना ऑक्सीजन के फतह करने वाले करके इतिहास बनाया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं अब, यानी 38 नंबर प्रश्न होने वाला है ये। निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? बृहस्पति, मंगल, प्लूटो, शनि। तो ऑप्शन नंबर सी है, प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, अर्थात इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। अतः अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। और बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह के तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। शनि को गैस का गोला भी कहा जाता है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, भारत के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। ऊंचाई, ज्वार, सूर्य, चंद्रमा। सभी मौसम परिवर्तन का जो कारण होता है वो होता है सूर्य। पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन का कारण जो पृथ्वी का अपने कक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकाव होना है। और इस अक्षीय झुकाव के चलते सूर्य वर्षभर दिन के माफ़ कीजिएगा जो झुकाव है उसके कारण सूर्य विभिन्न विभिन्न कोणों पर अपनी अक्षांशों पर चमकता है। तो इसके कारण जो परिवर्तन होता है वो होता है। अतः पृथ्वी के अक्ष का यह झुकाव और इसके चलते पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त जो सूर्य का प्रकाश है विभिन्न मौसमों का जिम्मेदार होता है। इस तहत निष्कर्ष की बात कर लें तो पृथ्वी के मौसम में होने वाले परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्री जल के उठने व गिरने की क्रिया को ज्वारभाटा कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो ब्यास, सतलुज, सिंध, रावी। तो सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं है, पंचनद जो तंत्र है उसमें शामिल नहीं है। सिंध नदी की 5 सहायक नदियां झेलम, ब्यास, रावी, चिनाब और सतलज हैं। ये पंचनद होने वाली है। इन्हीं 5 नदियों को पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। ये पांचों नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट में सिंध में मिल जाती हैं जाकर। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल या राक्षस ताल से निकलती है। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 की बात कर लें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, क्या होता है अर्थात?
तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही और सटीक उत्तर है इसका। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है घटाने पर। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की समग्र आर्थिक स्थिति को संकेतक करने के लिए उपयुक्त मापक इकाई होती है। प्रश्न नंबर 42, 42 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है। सकल निवेश, अवमूलन, मूल्यह्रास, विनिवेश। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, मूल्यह्रास ही कहलाएगा। किसी पूंजीगत वस्तु है उसकी टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता जो मूल्यह्रास कहलाता है। अब बात करते हैं सकल निवेश की। किसी निश्चित अवधि के उत्पादन के लिए उत्पाद पूंजीगत वस्तुओं जैसे नई मशीन, नया भवन, बिजली आदि होते हैं, जो व्यय होता है उसे सकल निवेश कहते हैं। विनिवेश की बात कर लें, विनिवेश क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में किसी खरीदार की सरकारी हिस्सेदारी की बात कर लें तो बिक्री शामिल होती है, इसे विनिवेश कहते हैं। अवमूलन क्या होता है? जो किसी देश द्वारा मुद्रा के विनिमय द्वारा अन्य देशों और मुद्राओं कम करना ताकि विदेश में बढ़ावा मिल सके, इसे कहते हैं अवमूलन। प्रश्न नंबर 43, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या होता है? आय में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि, बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग करने की हिस्सेदारी में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही और सटीक उत्तर है, यही इसका सही उत्तर है। औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान सकल घरेलू उत्पाद, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी और औद्योगिक संकेत के कई कारकों का एक सांख्यिकी संयोजन होता है। यह अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह है प्रश्न नंबर 44। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा आपने देखे में, लेकिन प्रश्न एकदम सही है। प्रश्न नंबर 44 की बात कर ले तो वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। तो ये वैसे तो दोनों ही सही हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। दोनों ही एकदम सही और सटीक बातें हैं। वैश्वीकरण जो ये दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहले ही, पीटर सदरलैंड को वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। और 1991 में आर्थिक सुधार में तीन मुख्य स्तंभ थे: उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप सभी को एकदम बेहतरीन लगा होगा। और वाक्यांश सकल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया था? न्यूजीलैंड, स्वीडन, भारत, भूटान। वाक्यांश सकल घरेलू सूचकांक ये जड़ा गया था दोस्तों भूटान में। इसकी डिटेल में बात कर लें तो सकल घरेलू खुशहाली सूचकांक पद का पहली बार प्रयोग भूटान के चौथे राजा जो थे सिंघे वांगचुक द्वारा 1972 ईस्वी में किया गया था। सिंघे वांगचुक द्वारा किया गया था। 2023 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की बात कर लें तो 136 देशों में 125वें स्थान पर है। भारत की बात करते हैं 136वें स्थान, 136 देशों की लिस्ट है खुशहाली रिपोर्ट में, जिसमें दोस्तों 125वें स्थान पर है दोस्तों भारत। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुशहाल है भारत। और आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और यदि आप अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं तो कृपया करके लाइक किए बिना मत जाइएगा क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा अपने, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने में। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहे होंगे। और यदि थोड़े से भी इम्पोर्टेंट रहे तो कृपया करके प्लीज़ वही दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी से एक और नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में
फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।